भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। जमीन को लेकर जो चिंता मंगल को सताए जा रही थी, उसका भी अगले दिन अपने आप से हल निकल आया था। सेठ गोविंद जी ने सामने से आकर खुद उसके लाखों में दाम देने का प्रस्ताव रखा था। मंगल और विमला बस 3 दिनों में ही लखपति बन चुके थे। सेठ जी उस जमीन पे शॉपिंग मॉल बनवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी मुंह मांगी रकम दी थी। रुपए हाथ में आते ही विमला ने सेठ जी की मदद से रातों रात अपना नया घर खरीद लिया था। बच्चे और मंगल के साथ वो आज के दिन में बेहद खुशहाल जिंदगी बिता रही थी। लेकिन एक दुविधा थी जो इन 4 ही दिनों में उसे रोजाना खटकती जा रही थी। आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जो चंदा ने उसे हर रात एक ऐसा काम करने को कहा जो इतनी बेतुकी सी लग रही थी। बिमला दिमाग पे अब ज्यादा जोर नहीं डालती है, क्योंकि कल तक जिस बिमला को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, आज वो खुद कईयों की मददगार बन चुकी थी। खुदगर्ज नहीं बन पाई थी विमला। हाँ, मंगल शायद अभी भी वैसे का वैसा ही रह गया था। 7 दिनों के बाद जब चंदा से मिलकर उसे उसके आईने का कीमत चुकता करके घर वापस आई थी विमला, तब उसने सारे राज का खुलासा किया था अपने पति के पास। लेकिन उसका नतीजा बहुत गलत साबित हुआ था। विमला को शायद उन 7 दिनों में अपने पति की अच्छाई का मुखौटा सच्चा सा लग रहा था, पर ऐसा था नहीं। आईने का राज खुलते ही मंगल की मांगे बढ़ने लग गई थी। आए दिन तरह तरह के बहाने से बिमला को उकसाकर आईने के जरिए अपनी ज़रूरतें पूरा किया करता था। जब वो बस्ती में रहा करती थी तो कम से कम उसके कुछ सुख दुख बांटने के साथी थे, पर इन अमीरों के मोहल्ले में ऐसा कोई हमदर्द नहीं था। ऐसे ही एक रोज़ मन को बहलाने के लिए वो बच्चों के संग नज़दीक के पार्क में पहुंच गई थी। एक बेंच पे बैठकर बच्चों की मटर गश्ती देखे जा रही थी विमला। कम से कम ये तो खुश है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे सोच रखा करती थी, पर देखो आज मेरी झोली खाली हो चुकी है। कल तक मेरे पास क्या नहीं था? पति, बच्चा और सास से भरा भूरा परिवार। लेकिन लालच सब कुछ निगल गई। विमला अब तक चुपचाप उसके बगल में बैठी हुई औरत की बातें सुन रही थी। दिखने में वो औरत कुछ स्वाभाविक नहीं लग रही थी। महंगी साड़ी और जेवर से लदे होने के बावजूद उसके चेहरे पे मायूसी सी छाई हुई थी। बिखरे हुए बाल और बदन में जगह जगह धूल भी लगे हुए थे। विमला ने उत्सुकता से उन्हें पूछा, आप ठीक तो हैं? मतलब आपकी ऐसी हालत, मालूम पड़ रहा है कि आप किसी परेशानी में हैं।
आप चाहे तो मुझसे अपना दर्द बांट सकती हैं। उस औरत ने आंसू भरे निगाहों से बिमला की ओर देखते हुए कहा, अब दर्द बांटकर भी क्या ही फायदा होगा, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। मैं तबाह हो चुकी हूं। ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? मैं उस राज का खुलासा नहीं कर सकती। मेरी जान तुरंत उसी पल चली जाएगी, ऐसा उस औरत ने मुझे बार बार चेतावनी दी है। एक और चेतावनी ना मानने की सज़ा भुगत चुकी हूँ मैं। उस चीज़ को टूटना नहीं चाहिए था। जब भीख मांगते थे तब कम से कम जिंदा तो थे, खुश भी थे। पर फिर उस औरत के झांसे में आकर उस चीज़ को खरीद ली। बस 7 दिनों में लखपति बन गए। रोज रात उसके कहने मुताबिक धुले हुए साड़ी के आंचल का टुकड़ा संभाल के रखती थी। 7 दिनों बाद उस चीज का दाम भी उन टुकड़ों को देकर चुकता किया था। पर उसके बाद एक झटके में वापस से मैं कंगाल बन गई हूँ। किस्मत के भी कारण वो टूट गया। गलती से मेरे हाथों से गिरकर टूट गया। बस उसके बाद सब खत्म, सब खत्म। विमला को काटो तो खून नहीं, उसने फिर सहमी हुई आवाज में उस औरत से आगे पूछा, उस आईने के टूटने पे क्या हुआ था? इस बार कुछ बौखलाते हुए अंदाज में उस औरत ने कहा, पहले मेरी सास सीढ़ियों से फिसल के अपनी जान गंवा बैठी। फिर मेरे पति को खून की उल्टियां होने लगी। हॉस्पिटल जाने से पहले ही उनकी भी मौत हो गई। मेरा आखिरी सहारा मेरी 5 साल की मुनिया, वो भी उसके बाद मुझे अकेला छोड़कर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर अचानक उस औरत की याद आने पर मैंने ऐसी उस चीज को अपने हाथों में उठाया तो देखा उस पे मेरे नहीं बल्कि उस बेचने वाली का चेहरा दिखाई दे रहा है। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तो लाखों बार कही होगी कि इस पे एक भी खरोच ना आए, पर तूने मेरी चेतावनी को हवा में उड़ा दिया। कीमत तो चुकानी ही थी। मैं उसके बातों से आग बबूला होकर उस पे चिल्लाई और लोगों को सब बताकर उसका पर्दाफाश करने की धमकी भी दी। तो बदले में उसने कहा, देख ले, तू तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, पर तेरे आईने खरीदने की कीमत मेरी जवानी पे थोड़ा और निखार ला देगी। ये 70 साल की बुढ़िया 35 साल से कुछ और कम उम्र की दिखेगी, और तू उसी पल मौत के घाट उतर जाएगी। अब तेरी जिंदगी
तेरे इशारों पे आगे बढ़ेगी, वरना। ये कहकर वो उस आईने से ओझल हो गई। मैं मौत से नहीं डरती, पर मैं उसे जीतने भी नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए इस राज को मैं किसी से भी बांट विमला उसके पीठ पे थपथपाते हुए कहती है, अब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप फिलहाल घर चली जाइए। मैं आपकी आभारी रहूँगी जो आपने मुझे ये सब बताया, क्योंकि मेरे पास भी वैसा ही। इससे आगे कि बिमला कुछ और कह पाती, उसके माथे से डर के मारे पसीने छूटने लग गए थे, क्योंकि उस पल देखते ही देखते उस बेंच पे बैठी हुई औरत के शरीर का परिवर्तन होने लगा था। कुछ 30 साल की होगी वो औरत, जिसका पूरा शरीर अब पलक झपकते ही 65 साल की दिखने लग गई थी। उसके बाल धीरे धीरे सुनहरे रंग के होने लगे थे। विमला मदद का गुहार लगाने का सोच ही रही थी, पर अगले कुछ ही पलों में उसका शरीर सिकुड़ने लगा और सांसें फूलने लगी। अपने ही नज़रों के सामने पहली बार बेबस होकर बिमला ने किसी को यूं गुजरते हुए देखा था। उसे अब बस एक ही चिंता खाए जा रही थी कि अब वो करे भी तो क्या करे। मंगल से इस बारे में बात करना भी बेकार साबित होता। ऐसे में उसे बस एक ही इंसान का ख्याल आया। अगले दिन सुबह चाय पीते हुए उन्होंने सब सुनकर बस एक ही सुझाव दिया, देख बिटिया, मुझे तेरी बातों पे पूरी तरह यकीन तो नहीं आ रहा, पर मैं जानता हूँ तू कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलती है। फिलहाल मैं तेरे ऐसे मुश्किल में तेरे साथ ही खड़ा हूँ। अपने आप को अकेला मत समझना। तू एक काम कर, उस मनहूस आईने को मेरे पास दे दे। मैं उसे एक ऐसी जगह दफनाऊंगा जहाँ से आज के बाद तेरे परिवार के किसी को उससे कोई आफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सच बाबा, क्या ऐसा करने से उस चुड़ैल का काला साया मेरे अपनों से हट जाएगा? आंखों में उम्मीद की किरण लिए विमला सरलता से अपने पिता की तरफ देखते हुए बोली। मुस्कुराकर सर हिलाकर उन्होंने हाँ कहने पर विमला घर के अंदर चली गई। थोड़ी ही देर में हाथों में एक पोटली जैसा कुछ समेटकर वो वापस आकर बोली, यही है वो आईना बाबा, पर मुझे अब ये आपके हाथों में देते हुए भी डर सा लग रहा है। कहीं आपके साथ कुछ अनहोनी? अरे नहीं नहीं, तू ये सब मत सोच। मुझ बूढ़े का कोई क्या ही बिगाड़ेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। आज ही आंगन के पीछे बगीचे में इसे कहीं दफनाने का बंदोबस्त कर देता हूँ। तू अपना और बाकियों का ध्यान रखना। अपने बाबा के चले जाने के बाद विमला निश्चिंत मन से बरामदे में बैठी हुई थी। मंगल ने शराब छोड़ने का फैसला कर लिया था। आज से वो खुद का बिजनेस शुरू करने का भी सोच रहा था। विमला फिलहाल उसी के वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। बच्चे भी आज पहली बार अपने बाप के साथ निकले थे।
वाकई में विमला के सारे सुनहरे सपने अब धीरे धीरे हकीकत में तब्दील हो रहे थे। अचानक उसे लगा शायद अब तक उसके बाबा घर पहुंच भी गए होंगे। उसने अपने बाबा को तुरंत कॉल लगाया। हेलो बाबा, आप जब से गए हो आप कौन? पर ये तो मेरे बाबा का नंबर। क्या कहा आपने? उनका है रास्ता पार करते हुए वो ट्रक के नीचे आ गए। उनकी मौत और और उनके पास आपको कुछ मतलब? विमला के हाथ से मोबाइल अपने आप गिर जाता है। वो जमीन पे बैठकर अपनी फूटी किस्मत पे रोते हुए कहती है, जो होना है वो होकर ही रहता है। सच ही कह रही थी वो औरत, लालच सब कुछ निकल जाता है। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।